तो अभी तक अपन ने क्या देखा था, आयनिक बॉन्ड देख लिया था। आयनिक बॉन्ड का ना क्या हो रहा था कि एक जन इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा जन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यानी कि गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर हम आ जाएंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो टर्म दिया था वो साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम था लंगूर नहीं, लैंगमायर। ठीक है, क्या नाम था उसका, लैंगमायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, लैंगमायर। उसने कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को क्या कहता पैदा किया था। तो कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का ना गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था। ठीक है, कि जो मेटल मेरे पास क्या दे रहा था, हमें मेटल क्या दे रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा था। और हमेशा मेटल और नॉन मेटल नहीं होता, दो नॉन मेटल भी हो जा रहे थे NH4+ वाले के अंदर। ठीक है, NH4+ वाले के अंदर जो मेरे पास एक्सेप्शन था और एनसीईआरटी ने अपने को दिया था कि दोनों मेरे पास क्या होता है, NH3+ और H+। ठीक है, दोनों मेरे पास नॉन मेटल है, दोनों के दोनों क्या बना रहे थे, आयनिक बॉन्ड बना रहे थे। खैर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग हो जाती है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाएगा। मतलब दोनों के दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। और देने वाला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग, मिल बांट कर खाएंगे, यानी कि मिल बांट कर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड बनाते हैं और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। या तो ऑक्टेट बनाकर स्टेबल बन जाएगा, या तो डुप्लेट बनाकर स्टेबल बन जाएंगे। और डुप्लेट खाली हाइड्रोजन के अंदर ही बन जाता है। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि आयनिक बॉन्ड का ना गिव एंड टेक हो रहा था मेरे पास। ठीक है, और हमेशा एक मेटल था और नॉन मेटल था। एक्सेप्शन क्या था, NH4+ का ना, जहाँ पर मेरे पास दोनों नॉन मेटल थे। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पास शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है तो दोनों नॉन मेटल मेरे पास हो जाता है और दोनों शेयर कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को। कौन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली वैलेंस सेल के ही को कर लेते हैं। क्यों शेयर करते हैं, ताकि स्टेबल बन जाए। स्टेबल कैसे बनेंगे, या तो ऑक्टेट बनेंगे या तो ड्यूप्लेट बनेंगे। ऑक्टेट मोस्टली सारे ऑक्टेट ही बनते हैं, ड्यूप्लेट खाली कौन स्टेबल होता है, हाइड्रोजन। खाली हाइड्रोजन नहीं, खाली ड्यूप्लेट स्टेट करना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल जाते हैं। और बाकी सारे ऑक्टेट यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लेकर स्टेबल हो जाते हैं। तो इतना अपने को समझ गया है कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो देख लेते हैं शेयरिंग वाला बॉन्ड हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अपन देख लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाम इनके ऊपर कैसे पड़ गया, ऑन द बेसिस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं। अगर हर एक एटम, ईच एटम शेयर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और हर एक एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और हर एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको अपन बोल देते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयर करने के बाद या तो ऑक्टेट बनेंगे या तो डुप्लेट बनेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि हाइड्रोजन देख लो, एक हाइड्रोजन देखा जाए तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल बनने के लिए, यानी कि डुप्लेट बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या कर लेगा, एक और अपने साथी को बुला लेगा हाइड्रोजन को और बोलेगा चल ना शेयर कर लेते हैं, कि तेरा भी डुप्लेट हो जाएगा और मेरा भी डुप्लेट हो जाएगा। तो लोग शेयर कैसे करते हैं, ऐसे ओवरलैप करके शेयर करते हैं, यानी कि ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर लेगा, यानी इसके बाद भी 2 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, डुप्लेट हो गया। और इसके पास भी क्या हो गए, 2 मेरे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए। और बीच में क्या एक बॉन्ड बना देंगे लोग, तो बॉन्ड बना देंगे तो मेरे पास ऐसे लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये डुप्लेट बनकर स्टेबल हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन। तो हमेशा क्या बोला था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। तो फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है मेरे पास, 17 ग्रुप का हेलोजन का है। जो लास्ट में लिखा, जो भी ग्रुप में लास्ट का नंबर लिखा रहता है उतना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, याद रखना। तो फ्लोरीन 17 ग्रुप का, तो 17 ग्रुप के लास्ट में क्या लिखा, 7 है, तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 7 डॉट 7 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉट बना दिया। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और फ्लोरीन को बोला कर चल ना, एक और फ्लोरीन आना, तेरे को भी 7 इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं ये लोग कि हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, यानी कि ये वाला फ्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये दूसरा वाला फ्लोरीन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेकर ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, इसलिए एक बॉन्ड बना रहे हैं, और एक बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इसको अपन बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, क्यों, या तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट खाली हाइड्रोजन ही देखता है और बाकी सारे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इसके बाद आता है मेरे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे पास क्या हो जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का। 16 ग्रुप का यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। मैंने बोल दिया जो भी ग्रुप का रहता है उसके पीछे जो भी नंबर लिखा रहता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 2 और 6, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या बोलेगा
कि ये एक और ऑक्सीजन को ला देगा अपने पास और बोलेगा देख तेरे पास भी 6 है, मेरे पास भी 6 है, तेरे को भी 2 चाहिए ऑक्टेट के लिए, मेरे को भी 2 चाहिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर शेयर कर लेगा। तो दूसरा ऑक्सीजन में क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर शेयर कर लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी कि ऐसे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएगा और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड अपने पास बन जाता है। फिर इसका नाम आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, मतलब हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन मेरे पास कौन से ग्रुप का होता है, 15 ग्रुप का होता है। 15 ग्रुप का होता है, यानी कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, क्या बना दिया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 5 है, 5 है तो 3 और चाहिए। तो क्या बोलेगा कि नाइट्रोजन क्या बोलेगा, ए नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन आना मेरे पास। ठीक है, बोलेगा अपन क्या करते हैं, तेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करते हैं अपन कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, यानी कि इसके पास 5 है तो इसको 3 चाहिए, तो ये क्या कर लेगा, ये इसके 3 ले लेगा और ऐसे कर लेगा, और ये भी इसका 3 ले लेगा और ये ऐसे कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 बॉन्ड बन जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास शेयर हो रहा है, तो मेरे पास इसको बोल देता है अपन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट समझ गया, क्यों बनाते हैं लोग, शेयर करते, शेयरिंग करके बनाते हैं। क्यों, या तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो HNO3 के ना मेरे पास सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सेंट्रल एटम कौन था, जो कम नंबर पे, और हाइड्रोजन कभी नहीं होता, तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। लेसिन नंबर होना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए। तो नाइट्रोजन मेरे पास कम नंबर पे, तो सेंट्रल एटम HNO3 के नंबर पर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम पहचानने अपने को आ गया। सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे कि वो उसका नंबर कम होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए और लेसिन नंबर मेरे पास होना चाहिए। फिर इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है, वो अपन याद कर लेते हैं। कि हाइड्रोजन जब भी होगा हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 13 वाले जो भी होंगे वो 3 बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप 14 वाले 4 बॉन्ड बनाएंगे। कैसे पता चला, लास्ट में 3 लिखा था 3 बॉन्ड, लास्ट में 4 लिखा था 5 बॉन्ड। अब देख लो ग्रुप 15 से थोड़ा खेला चालू हो जाता है। ग्रुप 15 वाले लास्ट में 5 लिखा तो 5 बॉन्ड बनाएंगे। 5 बॉन्ड कब बनाएंगे, जब ग्रुप 15 वाले सेंट्रल एटम जैसे एक्ट करेंगे, लेकिन अगर साइड एटम जैसे एक्ट करेंगे ग्रुप 15 वाले तो 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्रुप 15 वाले 5 बॉन्ड कब बनाते हैं, जब सेंट्रल एटम जैसे एक्ट करते हैं, और 3 बॉन्ड कब बनाते हैं, जब वो साइड एटम जैसे एक्ट करते हैं। ग्रुप 16 वाले जब सेंट्रल एटम जैसे एक्ट करते हैं तो 4 और 6 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन साइड एटम जैसे एक्ट करते हैं तो 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 17 वाले, ठीक है, सेंट्रल एटम जैसे एक्ट करते हैं 3, 5, 7 बॉन्ड बनाते हैं, और साइड एटम जैसे हुआ है तो एक ही बॉन्ड मेरे पास बना देता है। तो ये बॉन्ड वाली चीज़ अपने को याद रखनी है, उसी से अपन स्ट्रक्चर बना पाएगी कि कौन कौन से ग्रुप वाले कितना बना लेते हैं जब सेंट्रल एटम जैसे एक्ट कर रहे हो जैसे, और जब साइड एटम जैसे एक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबका बहुत सारे लोगों का क्या करते हैं, अभी लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो हाइपो या फिर हाइपरवेलेंट के बारे में हो जाएगा, जो एक्सेप्शन मेरा हो जाएगा, है ना। कि लिविस क्या बोलता है कि कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऑक्टेट से कम भी हो सकता है और ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा NH3 देख लो, तो सबसे पहले अपने को लिविस स्ट्रक्चर का ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखना रहता है। तो NH3 नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का, 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप का, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो मैंने नाइट्रोजन बना दिया और उसके आजू बाजू मैंने कितने लिख दिए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। कैसे लिख दिया, 5, देख लो, ये 1, ये, ठीक है, ये 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 4, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिया। तो चलो नाइट्रोजन को ऑक्टेन कंप्लीट कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 5 तो ही है। और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक के साथ में बॉन्ड बना लेगा, जिससे सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 3 चाहिए था, 3 के साथ में बॉन्ड बना के उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो हमारे पास ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पर है, 3 बॉन्ड पर हो जाएगा। और ये को किसी का ना रिएक्शन का ना, ये इलेक्ट्रॉन पर किसी रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लोन पर हो जाएगा। तो बनाना आ गया लिविस स्ट्रक्चर। तो लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या हो जाता है मेरे पास, लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देने का, ठीक है, वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन लिख देने का। फिर देखने का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो रहा है और किसी का डुप्लेट कंप्लीट कैसे हो रहा है वो अपने को। उसके बाद हम किसका देख लेते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटर, ठीक है, सो वाटर ही क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। वाटर के अंदर सेंट्रल एटम कौन होगा, तो मैंने अभी बताया क्या सेंट्रल एटम क्या होता है, कम नंबर में हो जाता है और वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम कम नंबर में कौन है मेरे पास, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन 1 ही है तो कम नंबर में, इसलिए ऑक्सीजन मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को मैंने सेंटर पर रख दिया, ठीक है। और सेंट्रल एटम जाएगा और ऑक्सीजन के कौन से ग्रुप का, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, राइट, 16 ग्रुप का। तो उसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि ये ऑक्सीजन 2 और बॉन्ड बना
सकता है। फिर जो हाइड्रोजन जो है वो उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे डुप्लेट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए? 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑक्सीजन के पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बॉन्ड पेयर कितना है, तो 2 बॉन्ड बन रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर 2 हो गया। और लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है जो कोई भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कोई भी बॉन्डिंग के अंदर पार्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं HF, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होता है मेरे पास, मैंने बोला था हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, तो हाइड्रोजन मेरे पास नहीं होगा, सेंट्रल एटम मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोरीन मेरे पास सेंट्रल एटम हो जाएगा। फिर उसके अंदर सेंट्रल एटम फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप का, तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे पास ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है, एक ही बॉन्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पर खाली मेरे पास क्या बन रहा है, एक ही बॉन्ड मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, एक ही बॉन्ड बना। लोन पेयर कितना है मेरे पास, कौन कौन से लोन पेयर, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हमारे बॉन्डिंग है ना पार्ट ने लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है जो बॉन्डिंग है ना पार्ट ने लिया, 3। तो मेरे पास यहाँ पर कितने लोन पेयर है, मेरे पास 3 लोन पेयर मेरे पास हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लो, अगला सवाल मेरे को बोल जाएगा मिथेन, मिथेन यानी कि CH4, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, जो कम नंबर में हो जाता है और जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं। कम नंबर में कौन सा मेरे पास, कार्बन है। मैंने बोला था हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, तो ये सेंट्रल एटम होगा नहीं, तो मेरे पास कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। फिर कार्बन कौन सा फैमिली का, मेरा 14 फैमिली का, 14 फैमिली यानी कि लास्ट में 4 है, 4 यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के। तो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना लेके, हर एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाकर डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड मेरे पास हो गए, 4 मेरे पास बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पर अपने को कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर दिख रहा है जो हमारा बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा, नहीं दिख रहा, तो मेरे पास लोन पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 मेरे पास क्या लोन पर हो जाएंगे। फिर अगला सवाल देख लो, PCl5, PCl5 के अंदर जो फॉस्फोरस जो है, ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमेशा कम नंबर में होता है, तो नंबर क्लोरीन तो 5 है, तो सेंट्रल एटम होगा नहीं, जो साइड एटम हो जाएगा क्लोरीन, तो मेरे पास फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, मेरे पास सेंट्रल एटम हो जाएगा। फॉस्फोरस कौन से फैमिली का, 15 फैमिली का, 15 ग्रुप का, ठीक है, 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप का। तो उसके बाद फॉस्फोरस के बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करने लगे इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोरस क्या करेगा, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है मेरे पास, ध्यान से देख लो, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, यहाँ पर 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप का है। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। तो 5 क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 क्लोरीन, हर एक क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना लेगा तो उसका ऑक्टेट से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कर लेता है ये, ज़्यादा कौन से नंबर में, क्लोरीन ज़्यादा नंबर पर, तो क्लोरीन की चलेगी यहाँ पर, किसकी चलेगी, क्लोरीन की चलेगी। तो मैं यहाँ पर वापस बता रहा हूँ कि PCl5 के अंदर ध्यान से देख लो, PCl5 का जो है, जो फॉस्फोरस जो है 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको खाली 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए ताकि जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो खाली एक क्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाएगा, तो 5 क्लोरीन कितना, 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्लोरीन की चलेगी कि इसकी चलेगी, इसकी क्लोरीन की चलेगी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा नंबर में, तो क्लोरीन क्या कर लेगा, 5 बॉन्ड बना लेंगे। अगर क्लोरीन 5 बॉन्ड बना लेंगे तो फॉस्फोरस के पास 3 के जगह 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और क्लोरीन और फॉस्फोरस का ऑक्टेट के जगह 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। लेकिन हमारा ये क्या बोल रहा था अपना लिविस, क्या बोल रहा था कि हमेशा कोई भी एटम अगर बॉन्ड बनाएगा तो 8 ही इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा, या तो 2 करेगा या फिर 8 करेगा, यानी या तो ऑक्टेट करेगा या फिर डुप्लेट करेगा। लेकिन यहाँ पर तो बाजी अलग हो गई, तो यही मेरे पास हो जाता है एक्सेप्शन, किसका, लिविस थ्योरी का एक्सेप्शन हो जाता है कि इसको बोल देते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या बोल देते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट, यानी कि जो सेंट्रल एटम जो है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाते हैं, ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो वही है, फॉस्फोरस के पास क्लोरीन को मजबूरी में 5 बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड बना के क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में क्लोरीन, तो इसकी मर्जी चलेगी। लेकिन फॉस्फोरस को मजबूरी के अंदर 3 ही बॉन्ड बनाना था, लेकिन मजबूरी में 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन 5 है, तो उसका बोली चलेगी, ठीक है, उसकी मर्जी चलेगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सपांडेड ऑक्टेट के रूल के अंदर मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर है, ध्यान से देख लो, बॉन्ड कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बना रहे हैं, फॉस्फोरस 5 तो बॉन्ड पेयर हो गया। और हर क्लोरीन के ऊपर कितना है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा, तो हर क्लोरीन के ऊपर 3 है, तो कितने क्लोरीन है, 5 है, तो एक क्लोरीन के ऊपर 3 है, तो 5 है, तो 3 5 15, तो मेरे पास 15 लोन पेयर मेरे पास हो जाएगा। तो ये समझ गया ये, ठीक है, ये लिविस का मेरे पास क्या है,
एक्सेप्शन है क्या, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला, कि 8 से ज़्यादा बना रहा है, ठीक है, क्योंकि लेविस ने बोला था या तो 2 बनेगा या तो 8 बनाएगा, यही बोल जाता है ऑल एटम्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, वरना वो करेगा नहीं। लेकिन ये लेविस का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया एक्सपांडेड ऑक्टेट का, याद रखना। तो सारे एक्सेप्शन हम आगे भी देखेंगे और यहाँ पर भी चलते रहेंगे। अगला सवाल देख लो H2CO3, क्या देख लेते हैं H2CO3। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी मेरा ऑक्सीजन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के साथ में आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता ही है, ठीक है। एक ऑक्सीजन जो है उसमें से डबल बॉन्ड हमारा बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास पी ब्लॉक यानी कार्बन के साथ में आ रहा है तो वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ही। तो कार्बन को मैंने बीच में रख दिया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने रख दिया, साइड में मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। अभी ध्यान से देख लेते हैं कैसे क्या हो उनके बीच में, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो कार्बन जो हमेशा कितना 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, क्योंकि 14 ग्रुप का तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही है वैलेंस। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या आसानी से दे देगा, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है तो 4 वैलेंसी हो जाएगी। इसके तो 4 बॉन्ड ये आराम से बना लेता है क्या, कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का, मेरे पास 16 ग्रुप है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे। तो ऊपर वाला ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 बॉन्ड में बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ये वाला ऑक्सीजन के पास मेरे पास कितने, दो इधर 4 हो गए और ये साइड में कितने, 2 और हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होता है। और इसका भी सेम टू सेम वैसे ही मेरे पास हो जाएगा। और बाजू में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा इसके साथ में, एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना के, और ये भी क्या कर लेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा इसके साथ में बॉन्ड बना के। और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो है ही है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे मेरे पास क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पर है, कितने बॉन्ड बन रहा है, मेरे पास 6 बॉन्ड हो रहा है। तो बॉन्ड पर जब भी बोलते तो पाई को भी अपने को गिन लेने का, क्या बॉन्ड पर के अंदर अपने को पाई को भी काउंट कर लेने का, ठीक है। कितने बॉन्ड है, देखो ये 1 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 5 और 6। तो बॉन्ड पर जब भी बोलता तो पाई को भी अपने को गिन लेने का। और कितने लोन पर यहाँ पर, मतलब ऐसे कौन से बॉन्ड पर है इलेक्ट्रॉन के पैर है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, तो 1 पैर है, 2 पैर है, 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास लोन पैर हो जाएगा। तो ये H2CO3 का स्ट्रक्चर समझ गया। आप इसमें बता रहा हूँ, जब भी हमारा पी ब्लॉक या डी ब्लॉक रहेगा ऑक्सीजन के साथ में तो डबल बॉन्ड के साथ में उसको बना देने का। तो मैंने इसको पी ब्लॉक का ये है कार्बन, तो मैंने इसको डबल बॉन्ड के साथ में बना दिया। फिर बचे कितने, एक ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया, तो बचे मेरे पास 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का मैंने साइड में एक बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को मैंने जोड़ दिया। फिर मैं देखता हूँ कि स्टेबल बन रहा है कि नहीं, यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट और ऑक्सीजन और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो अपन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के पास मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा, तो इधर भी हाइड्रोजन का क्या मेरे पास डुप्लेट मेरे पास कंप्लीट है। फिर देख लेते हैं अपन सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन से भी उसने एक लिया, ये वाला भी 2 हो गए और ये वाला भी 2 हो गए, तो कितने हो गए ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम टू सेम वहाँ पर यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अपने को पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर और 2 इधर, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर भी मेरे पास कितना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो ऊपर वाला ऑक्सीजन का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये 2 बॉन्ड है, अपने को पता है एक बॉन्ड करना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड करना मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 इधर और 4 ऊपर है, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन का भी चेक कर लेते हैं, तो कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का भी मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट है। सबका मेरे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये लेविस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो समझ रहे हो स्ट्रक्चर बनाना कैसे करना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं H2S। तो अपने को पता है कि सेंट्रल एटम मेरे पास कौन रहेगा, जो मेरे पास कम नंबर में रहेगा, कम और हाइड्रोजन कभी नहीं होता, तो मेरे पास यहाँ पर क्या सेंट्रल एटम सल्फर हो जाएगा। तो सल्फर कौन से फैमिली का ग्रुप का, 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप है, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मैंने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। और एक हाइड्रोजन के पास एक ही होता, तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही है और इधर भी एक ही है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट ठीक है। तो इसको 6, सल्फर के पास 6 है, तो इसको 2 और चाहिए, तो 2 के साथ में 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देगा, जिससे इसका 8 हो जाएगा। और हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो हाइड्रोजन का भी मेरे पास क्या डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का भी मेरे पास क्या डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पर है, किसका ना 2 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पर है। और कितने लोन पर है यहाँ पर मेरे पास कितने 2 लोन पर मेरे पास हो जा रहे हैं। तो H2S का भी मैंने देख लिया। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, SF6 का स्ट्रक्चर देख लेते, कुछ नहीं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले देखना सेंट्रल एटम कौन है, जो हमारा लेस नंबर में होता है। लेस नंबर में क्या सल्फर है, सल्फर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। 16 ग्रुप का, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके पास, सल्फर के पास। सल्फर के पास कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर देख लेते फ्लोरीन। फ्लोरीन मेरे पास क्या है,
सेवेंटीन ग्रुप का यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 6 फ्लोरीन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे क्या कर लेंगे, एक फ्लोरीन क्या कर लेंगे, सारे सल्फर के ऊपर आकर जुड़ जाएगा, जिससे सारे फ्लोरीन को क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो सल्फर है उसका ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला कंडीशन है, जहाँ पर ये लिविस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लिविस बोलता है या तो 2 या फिर 8, लेकिन 8 से ज़्यादा हो जाएगा सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं। तो बात किसके सुनेंगे, जो ज़्यादा नंबर में हो जाता है। तो फ्लोरीन 6 नंबर है, इसलिए फ्लोरीन की अपना 6 ज़्यादा है ना फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन की बात सुनेंगे। तो हर फ्लोरीन पे अपने को पता है 17 ग्रुप का हो जाता है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो और सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 वाला क्या कर लेगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का लेकर एक और बॉन्ड बना देगा, जिससे फ्लोरीन का मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही सारे फ्लोरीन के मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, सारे फ्लोरीन के मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सल्फर का क्या हो गया, सल्फर का मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सल्फर के पास पहले से मेरे पास कितने थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। और लेकिन फ्लोरीन से भी सल्फर ने और 6 ले लिया, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि मेरे पास कितने 8 से ज़्यादा हो गए, 8 से ज़्यादा हो गए, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन मेरे पास हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड बनाता है उतने मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम जहाँ पर 6 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड के एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 2 12। तो सेंट्रल एटम के पास यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेम टू सेम यही था कि फॉस्फरस यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 2, तो फॉस्फरस यहाँ पर फॉस्फर के बाद यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन था, ये भी एक्सपांडेड ऑक्टेट का मेरे पास कंडीशन हो जाता है। समझ रहे ना कि 2 एक्सेप्शन अपन ने देख लिया लिविस के, PCl5 और मेरे पास SF6, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन PCl3, ठीक है। तो PCl3 देख लेते हैं। PCl3 के अंदर सबसे पहले देखना सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लेस्ट नंबर में रहता है। लेस्ट नंबर पे कौन है मेरे पास, फॉस्फरस है। तो और ये फॉस्फरस 15 ग्रुप का हो जाता है, ठीक है। 15 ग्रुप है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5। और ये क्लोरीन कौन सा 17 ग्रुप का, 17 है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक क्लोरीन क्या कर लेगा, ठीक है। तो फॉस्फरस के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो फॉस्फरस के पास कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो फॉस्फरस के एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, एक क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास। क्लोरीन का मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और फॉस्फरस का भी मेरे पास क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 5 तो था, ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो फॉस्फरस का भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरे पास PCl3 का स्ट्रक्चर मेरे पास बन जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड पर हो जाएगा मेरे पास। और लोन पर मेरे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लो। लोन पर एक क्लोरीन के ऊपर मेरे पास 3 लोन पर है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर 9 हो जाएंगे। और एक लोन पर मेरे पास कितना है, फॉस्फरस पर भी है, तो यहाँ पर 10 लोन पर हो जाएगा। पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कितना 10 लोन पर मेरे पास हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं NCl3 के अंदर सबसे पहले आ जाएगा सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, जो मेरा लेस्ट नंबर पर कौन है मेरे पास, नाइट्रोजन कम नंबर पे, तो मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा। और ये कौन से ग्रुप का, 15 ग्रुप का मैं यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। फिर मेरे पास आ जाएगा क्लोरीन कौन से ग्रुप का, 17 ग्रुप का, तो उसको एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो उसके सबके सारे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और फॉस्फर और नाइट्रोजन के पास 5 था, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा वैलेंस, तो 3 बॉन्ड बना के नाइट्रोजन क्या कर लेगा, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबका मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका बॉन्ड पर तो कितने बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे। और मेरे पास लोन पर कितना हो जाएगा, एक लोन के ऊपर मेरे पास 3 लोन पर है, तो 3 क्लोरीन तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 9 लोन पर, प्लस एक लोन पर हमारा नाइट्रोजन के ऊपर है, तो 9 + 1 मेरे पास 10, तो 10 लोन पर हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे फटफट अपन कर सकते हैं। एक बार हमने को खाली पकड़ना है कि पैटर्न कैसा हो जाता है। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो मेरे पास देख लो कार्बन कौन से ग्रुप का, 14 ग्रुप का, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के आजू बाजू मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। क्लोरीन 17 ग्रुप का, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो एक ही बॉन्ड बनाएगा एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो सारे क्लोरीन क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड मेरे पास बना लेंगे। और तो बॉन्ड पर तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहा है, टोटल 4 बन रहा है, तो 4 बॉन्ड पर मेरे पास हो जाएगा। फिर लोन पर अपने को पता है, लोन पर कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पर है, ठीक है। एक क्लोरीन के ऊपर 3 है, तो कितना क्लोरीन 4 है, तो एक के ऊपर 3 है, तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 4 12, तो 12 मेरे पास लोन पर हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि नहीं, कैसे अपना स्ट्रक्चर बनते जा रहा है फटफट, ठीक है। फिर अगला स्ट्रक्चर अगला देख लेते हैं कि CO2 का अपने को मैंने बोल दिया, जब भी ऑक्सीजन आएगा या तो P या फिर D ब्लॉक के साथ में आएगा ऑक्सीजन, तो हमेशा डबल बॉन्ड बनता ही है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन जब भी पी या डी ब्लॉक के साथ में आएगा तो डबल बॉन्ड मेरे पास बनता ही है। तो कार्बन मेरे पास का था पी ब्लॉक का, तो ऑक्सीजन का क्या कर दो, डबल डबल बॉन्ड बना दो, क्या कर दो, डबल डबल बॉन्ड बना दो। फिर अपन चेक करते हैं कि हमारा सब कुछ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन मेरे पास सेंटर एटम क्यों, क्योंकि वो लेस नंबर में, इसलिए मैंने कार्बन को सेंटर पर रखा और मैंने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, डबल डबल बॉन्ड बना दिया। अब देख लेते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो कार्बन 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप का यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास कितना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, 1 2 3 4। और कार्बन के पास मेरा कितना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देख लो। कार्बन के पास मेरा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 बॉन्ड है। कार्बन का 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी एक बॉन्ड करना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड करना 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का पूरा ऑक्टेट मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। फिर देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप का। तो ऑक्सीजन का मेरे पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मैंने बना दिया। तो यहाँ पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। लेकिन ऑक्सीजन को कितना चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 2 और चाहिए, तो 2 बॉन्ड बना रहेगा ऑक्सीजन। तो 2 बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ऑक्सीजन का मेरे पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मेरे पास क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो तीनों का ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने बॉन्ड पर हो जाएगा, कितने बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 बॉन्ड पर हो जाएगा CO2 के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और लोन पर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 लोन पर मेरे पास बन जा रहे हैं। तो कितना आसान है ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर मैं बता, फिर आता मेरा POCl3। तो मैंने अभी बोला जब भी ऑक्सीजन P ब्लॉक या फिर D ब्लॉक के साथ में आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये फॉस्फोरस मेरा P ब्लॉक का है, तो फॉस्फोरस P है। तो और सबसे पहले देखने का अपने को सेंटर एटम कौन है, सेंटर एटम कौन है, जो लेस नंबर में हो जाता है। लेस नंबर में कौन है, मेरे पास फॉस्फोरस भी है और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, दोनों है। लेकिन जो बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, तो बहुत सारे ऑक्सीजन तो खाली 2 ही बॉन्ड बनाता है अपने को पता है, लेकिन फॉस्फोरस ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, इसलिए सेंट्रल एटम मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहाँ पर मैं सेंट्रल एटम हो गया मेरे पास। और फॉस्फोरस, और जब भी मैंने बोला ऑक्सीजन जब भी आता है P ब्लॉक के साथ में तो वो डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड मैंने बना लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड मैंने बना लिया। और बचा क्या मेरे पास, क्लोरीन बच गया। क्लोरीन 3 है, तो 3 क्लोरीन मैंने लगा लिया। अब अपन चेक करते हैं कि सबका हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। क्या है, सबका मेरे पास ऑक्टेट ये कंप्लीट है कि नहीं। तो पहले अपन साइड एटम से देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का देख लेते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के पास देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड बना रहा है। 1 बॉन्ड करना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड करना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी कि पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्सीजन का पूरा ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट है। फिर अपन क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन के पास मेरे पास कितना 17 ग्रुप का होता है, 17 ग्रुप का, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है और एक, ठीक है, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का ले रहा है। तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सारे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉस्फोरस का देख लेते हैं, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है कि एक्सपांडेड है, वो अपन चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, कितना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 5 बॉन्ड बना रहा है। तो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 2 जा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो ये ऑक्टेट नहीं, फॉस्फोरस का एक्सपांडेड ऑक्टेट है। ये भी किसका एक्सेप्शन हो जाएगा, अपना लिविस का एक्सेप्शन मेरे पास हो जाएगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड पर है, 5 बॉन्ड पर है। लोन पर कितने, 11 अगर गिन लोगे तो, क्योंकि 1 क्लोरीन के ऊपर 3 है, तो 3 क्लोरीन है, 3 3 जा 9 प्लस मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, तो 2 9 + 2 11, तो 11 लोन पर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन POCl। मैंने अभी बोल दिया था जब भी मेरे पास ऑक्सीजन जब भी रहेगा P ब्लॉक के साथ में, ठीक है, P ब्लॉक के साथ में जब भी मेरे पास ऑक्सीजन रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा मेरे पास, वो सेंट्रल एटम मेरे पास वो डबल बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ में। और सेंट्रल एटम कौन होता है, जो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो मल्टीपल बॉन्ड मेरे पास कौन बनाएगा, फॉस्फोरस में बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अपन देख लेते हैं अभी सबका ऑक्टेट या फिर कंप्लीट है कि नहीं। तो वापस मैं देख लेता हूँ ऑक्टेट सबका कंप्लीट। पहले अपन सब भी जब भी देखते हैं तो साइड आइटम से देखते हैं। तो ऑक्सीजन का वैलेंस कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, इसका ऑक्सीजन के पास। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके कितना, तो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हो जाएगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी इसका पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का। फिर क्लोरीन का देख रहे हैं, क्लोरीन के पास 70 ग्रुप का, 70 ग्रुप का यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही है, लेकिन एक इसका भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर फॉस्फोरस का देख लेते हैं कितना का कंप्लीट हो जा रहा है। फॉस्फोरस का ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2, तो फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये लिविस का फॉलो कर रहा है, यानी कि सबका क्या ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट पहले से है। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है HCO2F2, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इसमें सेंट्रल एटम देखना है। तो सेंट्रल एटम कौन होता है, जो हमारा लेसिन नंबर है, तो सबसे कम नंबर में कौन है, जेनॉन है, तो जेनॉन हो जाएगा। और जेनॉन कौन से ग्रुप का, 18 ग्रुप का। तो 18 ग्रुप का, तो ये मेरे पास कितना बॉन्ड बना सकता है, 8 बॉन्ड मेरे पास बना सकता है, ठीक है। 18 ग्रुप का तो 8 बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान से देख लो, 8 वैलेंस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जेनॉन है, ठीक है। तो जेनॉन मैंने लिख दिया और इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बॉन्ड बना सकता है।
फिर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो मैंने अभी बोला था, जब भी मेरा ऑक्सीजन जब भी पी या फिर डी ब्लॉक के साथ में आता है, पी या फिर डी ब्लॉक में आता है तो वो डबल बॉन्ड बनाई गई। तो जेनॉन मेरे पास पी ब्लॉक का है ना, एडिंग ग्रुप पी ब्लॉक में आता है तो जेनॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोरीन के साथ में क्या करेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देगा बाकी। फिर देख लेते सबका ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट है कि नहीं। तो पहले मैंने बोल दिया जेनॉन का मेरे पास 18 ग्रुप में आता है, तो 18 ग्रुप में आता है तो उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट में लिखा रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और जेनॉन का मेरे पास क्या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जेनॉन कितना ग्रुप बॉन्ड बना रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना रहा है। जेनॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाना है। ये 6 × 2 यानी 12, ठीक है। कितने मेरे पास 12, तो 12 मतलब 8 से ज़्यादा इसके पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम मेरे पास, सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट का ही कंडीशन है, किसका है, का ही कंडीशन। अभी देख लेते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं साइड एटम का। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से ग्रुप का, 70 ग्रुप है। 70 ग्रुप का तो खाली एक ही बार बनाएगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बार बनाएगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही बार बना रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मेरे पास सेम टू सेम इसका फ्लोरीन का ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन तो है ये, और 2 बॉन्ड और बना रहा है, 2 बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और तो मेरे पास 4 4 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का। और इसका भी यहाँ पर ऑक्सीजन सेम टू सेम उसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, खाली जो सेंट्रल एटम है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट कर रहा है, यानी कि जो लिविस है उसका एक्सेप्शन नहीं है। अगला देख लेते हैं सब, अगला BCl3। तो अपने को पता है कि जो लेस नंबर में होता है वो मेरे पास क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम हो जाता है। लेस नंबर में मेरे पास क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन मेरे पास यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा। और बोरॉन कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का। 13 ग्रुप का यानी कि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 बॉन्ड ही बना पाएगा। तो 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। फिर साइड एटम इसका कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन यानी कि 70 ग्रुप, 70 ग्रुप यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा है और एक ही बॉन्ड बनाएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 इसको करना है, तो एक बॉन्ड बनाकर क्या कर लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड बना लिया, और ये भी हर एक क्या कर लेगा, एक एक बॉन्ड बना लेगा। तो देख लेते हैं इसका कितने बॉन्ड पर है, तो 3 इसके बॉन्ड पर हो जाएगा। लोन पर, एक क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पर है तो 3 क्लोरीन के ऊपर 9 लोन पर रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, एकदम आसान है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो मैंने बोल दिया ऑक्सीजन जब भी पी या फिर डी ब्लॉक के साथ में आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ में लग जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर किसी कौन से, ऑक्सीजन सल्फर के साथ में आ रहा है, ठीक है। सल्फर के साथ में आ रहा तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अंदर रह गई। अब पहले देखते हैं सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लेस नंबर में होता है। लेस नंबर में कौन है, सल्फर है। सल्फर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंट्रल नंबर एटम मेरे पास हो जाएगा। और मैंने बोल दिया ऑक्सीजन जब भी पी या डी के साथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी का क्या सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब सबका चेक कर लो कि किसका ऑक्टेट और किसका एक्सपांडेड ऑक्टेट देख लेते हैं। तो क्लोरीन, क्लोरीन का मेरे पास कौन सा, 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप का यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक ही बॉन्ड बना रहा है तो जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। फिर ऊपर देख लो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तभी इसका 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और सेम टू सेम वैसे नीचे है तो इससे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देख ले कितने बॉन्ड बना रहा है ये सल्फर सेंटर डब, कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका 6 बॉन्ड पर हो जाएगा। और लोन पर कितने, एक क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पर है तो 3 क्लोरीन, ठीक है। 2 क्लोरीन के ऊपर कितने हो जाएगा, 6 लोन पर। और एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 है तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 4 हो जाएगा, तो 6 + 4 10, तो 10 लोन पर मेरे पास मिल जाएंगे। फिर अगला देख लेते हैं अपन ClO4-। ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देख लेते हैं। ClO4-, अभी मैंने क्या बोल दिया, ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन जब भी पी या फिर डी के साथ में रहता है तो डबल बॉन्ड बनाता ही है, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाता ही है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ClO4- है, यानी कि तीन ऑक्सीजन तो ऐसे ही है, लेकिन खाली एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। -3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब बोलोगे कि ये माइनस ऑक्सीजन के ऊपर ही क्यों आया, क्लोरीन के ऊपर क्यों नहीं आया, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्यों आया, क्लोरीन के ऊपर क्यों नहीं आया। तो अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अपने को एक रीज़न पता है। पीरियोडिक टेबल के अपने पढ़ के आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर देख लेते हैं। फोन नक्कल BrPk, फोन नक्कल BrPk। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है क्लोरीन से, कितना, ऑक्सीजन का कितना 3.5 हो जाता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा। और अपने को क्या पता है कि नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल रहेगा, जो ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों के साथ में ही बैठना पसंद करते हैं, जिससे उन लोगों को मज़ा आए और वैसी बातें चल रही उनके बीच में, है ना।
तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन और इसमें से कौन ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ना कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। तो ये बात समझ गया। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का, तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव आ गया, यानी कि 6 + 1, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हो गए। जब ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो खाली इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो समझ गया, ये वाला ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या ना क्या नेगेटिव दिया, और हम लोग को क्या पता है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा है, क्लोरीन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक नेगेटिव आ गया तो एक और मेरे पास, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 हो गए। अब 7 है तो ऑक्टेट कर लेगा ना, एक ही चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाता है, और बाकी सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो सारे 2 बनाते हैं। तो समझ गया यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड क्यों बनाया, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने रीज़न लिया कि जब O- माइनस हो जाएगा तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 की जगह, इसलिए वो खाली एक ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी सारे जो है, ठीक है, सबके पास, ठीक है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर मेरे पास 3 हो जाएगा, और बाकी सबके पास 2 ही लोन पर मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसके बाद 3 लोन पर हो जाएगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना इसके पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो खाली ये बॉन्ड में पार्ट ले रहा है और ये सारे बॉन्ड में पार्ट ले रहा है, यहाँ पर 3 लोन पर मेरे पास हो जाएगा। तो लोन पर कितना हो जाएगा टोटल, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पर है, तो 6, और इसके पास 3 लोन पर है, ये वाले अकेले ऑक्सीजन के पास है 3, 6 + 3 9। तो ये समझ गया वाला कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। तो अपने को ऐसे ही कंसेप्ट चाहिए एडवांस या फिर नीट में आएंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, ClO3-, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है मेरे पास, ठीक है, 3.5 हो जाता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है। तो नेगेटिव किस पर आएगा, Cl- के ऊपर आएगा, नहीं O- के ऊपर आएगा, सेम टू सेम। और हमें पता है कि सेंटर एटम कौन हो जाएगा, जो लेस नंबर में कौन है मेरे पास, क्लोरीन है, तो क्लोरीन लेस नंबर पर, तो वो सेंटर पर मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास क्या, एक माइनस आ गया, यानी एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया तो 7 हो गया, तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्टेट के लिए। तो O- वाला क्या करेगा, खाली एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी सारे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, हाँ सबका ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया, O- हो गया, तो O- के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक और बना दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रल एटम के पास देख लेते हैं उसका कितना कंप्लीट हो गया। सेंट्रल एटम ने कितना बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट के कंडीशन में आ जाता है ClO3-, ठीक है। कितने बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर 5 बॉन्ड है, और यहाँ पर लोन पर कितने, 8 लोन पर है, ठीक है। क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पर, और इसके पास 3 लोन पर है। तो सेम वही कंसेप्ट था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट था। फिर अगला वाला भी वैसे ही है कि ClO2- के नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव मेरे पास आ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास 6 हो जाते हैं, तो एक नेगेटिव आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट करने का, तब इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 2 बनाएंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 + 2 8, ठीक है। और सेंट्रल एटम के पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ठीक है। और 3 बॉन्ड और बनाना, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 4 कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन ये, ठीक है। और 3 बॉन्ड पर है, और यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पर है, और मेरे पास लोन पर कितने 7 है, लोन पर कितने 7 है, क्योंकि यहाँ पर 4 लोन पर यहाँ पर हो गए और 3 लोन पर यहाँ पर हो गए, तो 4 3 7 लोन पर मेरे पास हो जाएगा। फिर SF2 देख लो अगले वाला। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना रहता है सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लेस नंबर में, तो लेस नंबर में यहाँ पर कौन है मेरे पास, सल्फर लेस नंबर में, इसलिए सल्फर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम मेरे पास हो जाएगा। और साइड सल्फर 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएगा। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख कर बता दिया, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने लिख दिए। और साइड एटम कौन है, फ्लोरीन के पास 17 ग्रुप का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक बॉन्ड बना लेगा ये फ्लोरीन क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेगा। 2 फ्लोरीन ने क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना, तो फ्लोरीन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और सल्फर का देखते हैं अपना कैसा ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं वो देख लेते हैं। सल्फर ने कितना, 1 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है। तो सल्फर का भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। सबका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। मस्त, ये लिविस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो कितने बॉन्ड पर है यहाँ पर, 2 बॉन्ड पर है। लोन पर कितने हैं, तो एक फ्लोरीन के ऊपर 3 है, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर कितने हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। और सल्फर के ऊपर 2 है, 6 2 8, तो 8 लोन पर हमारे पास हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, SOF2। अब मैंने बोल दिया ऑक्सीजन जब भी पी या फिर डी ब्लॉक के साथ में, ऑक्सीजन जब भी पी या फिर डी ब्लॉक के साथ बनेगा हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा ही, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर पी ब्लॉक सल्फर के साथ मारा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सल्फर के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं सबका ऑक्टेट या फिर किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन एक्सपांडेड ऑक्टेट है वो अपन देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो सल्फर जो हो जाता है, ठीक है, सल्फर जो 16 ग्रुप का हो जाता है, 16 ग्रुप का यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बना दिया, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने सल्फर का बना दिया। फिर ऑक्सीजन भी मेरे पास 16 ग्रुप का था, उसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरीन जो है 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप का तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 77 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि कैसे क्या बॉन्ड बना रहा है अलग। तो फ्लोरीन के पास मेरे पास कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्टेट के लिए। तो एक बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट हो गया। वैसे यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के पास मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाता है और अपने को पहले से बना लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो देखते हैं सल्फर का कितना ऑक्टेट है कि एक्सपांडेड ऑक्टेट है। सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 8 तो हो गए और 2 और है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 10। तो ये मेरे पास एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन हो जाएगा। लोन पर कितना हो जाएगा अपन देख कर गिन लेंगे, ठीक है। लोन पर कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, फिर ठीक है 2 है, और एक फ्लोरीन के ऊपर 3 है, 3 2 6 6 + 2, और एक मेरे पास इसके पास है, सल्फर के पास है, 6 + 2 कितना 8 8 + 1 9। तो 9 लोन पर हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो अपने को पूरा खेलने अपने को आ चुका है ना, खेलने अपने को आ चुका है। फिर अगला देख लेते हैं IF7 का कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही अपन मन में, अपन बनाया नहीं, मन में कर लिया। कैसे कर लिया ध्यान से बता देता हूँ। ये देख लो, ये सबसे पहले देखिए सेंट्रल टर्म कौन है, सेंट्रल टर्म मेरे पास कौन होगा, तो लेस नंबर मेरे पास कौन है, आयोडीन। तो आयोडीन मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल टर्म हो जाएगा। और आयोडीन जो है 70 ग्रुप का, तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है। यानी कि इसको ऑक्टेट के लिए एक बॉम्ब बना डाल, एक बॉम्ब बना डाल। लेकिन ध्यान से देख लो साइड आइटम को भी अपन देख लेते हैं। साइड आइटम मेरे पास कौन है, फ्लोरीन यानी कि 17 ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन एक बॉम्ब बनाएगा ही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो 7 फ्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा, तो 7 फ्लोरीन साइड में लग जाएगा, 7 बॉन्ड बना लेंगे। और 7 फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना लेंगे, तो जो आयोडीन जो है वो उसके पास 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उसके पास 7 से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ये आयोडीन को खाली क्या चाहिए था, एक ही बॉन्ड बनाना था। लेकिन किसकी सुनी जाती है, मैंने अभी बोला था वही वाला कंडीशन है, किसकी सुनी जाती है, तो ज़्यादा नंबर में। तो फ्लोरीन मेरा ज़्यादा नंबर में, तो फ्लोरीन की मेरी सुनी जाएगी। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट मेरा कंडीशन हो जाएगा। तो ये जो आयोडीन रहेगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आयोडीन यहाँ पर 7 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। 7 फ्लोरीन के साथ में ऐसे जुड़ जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन के पास सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 7 बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा। और टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, 7 बॉन्ड बना रहा है, तो 7 बॉन्ड पर हो जाएगा। और लोन पर कितने हो जाएगा, देख एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड पर बच गए, 3 बॉन्ड पर यानी कि 3 लोन पर। तो एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पर है, तो 7 फ्लोरीन के ऊपर 3 × 7 3 7 21, तो इसलिए टोटल 21 लोन पर हो जाएगा। तो ऐसा हमारा थिंक विदाउट इंक से भी हमारा हो सकता है सवाल, ठीक है। वापस मैं ये वाला समझा रहा हूँ सवाल। इसका ना क्या था, IF7 है, ठीक है, IF7 है। तो यहाँ पर तो कम नंबर कौन सा है, ठीक है, आयोडीन मेरे पास कम नंबर है, तो आयोडीन मेरे पास सेंट्रल नंबर एटम हो जाएगा। और ये 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप का, तो उसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 7 बार बना सकता है। तो ये 7 फ्लोरीन से क्या कर लेगा, बना लेगा। तो 7 फ्लोरीन से बना लेगा, तो यहाँ पर कितना इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा लिविस को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल्स का कितने लोन पर हो जाएगा वो देखने के लिए एक फ्लोरीन कितना बना, एक फ्लोरीन के पास मेरे पास कितना हो जाता है, 70 ग्रुप है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो वो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाकर क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। एक फ्लोरीन क्या बना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 7 में से वो क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने का जाएगा। और जो हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मेरे पास बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे ही बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका 3 लोन पर हर फ्लोरीन के ऊपर हो जाएगा। 3 लोन पर अगर हर फ्लोरीन के ऊपर मेरे पास हो जाएगा, तो मेरे पास 7 फ्लोरीन है, तो 7 3 21, तो ऐसे मेरे पास 21 लोन पर अपने को देखने को मिल जाते हैं IF7 के अंदर। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास XeF2 के ना जेनॉन है मेरे पास। जेनॉन कौन से ग्रुप का, 18 ग्रुप का, तो मेरे पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। तो जेनॉन के पास मैं 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इसका साइड आइटम कौन सा मेरे पास, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मेरा 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप का, तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला भी दूसरा बॉन्ड बना लेगा। तो जो सेंट्रल आइटम जो है उसके पास
8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 बॉन्ड उसने बना दिए, ठीक है। तो उसके पास कितने हो जाएगा, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएगा सेंटर एटम के पास, तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा। और साइड एटम जो है उसके पास मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक बॉन्ड बना दिया उसने, ठीक है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो सेंटर एटम क्या होता है, एक्सपांडेड ऑक्टेट। और लिविस का क्या मेरे पास एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ऑक्टेट से ज़्यादा बना रहा है। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पर है, कितने लोन पर नहीं निकाल सकते क्या, बॉन्ड पर मेरे पास 2 और लोन पर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगी इनके। फिर अगला सवाल भी वैसे है, जेनॉन को 18 ग्रुप का तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं बना दूंगा, ठीक है। और एक फ्लोरीन 17 ग्रुप का तो 7 हो जाएगा एक के पास, तो एक बॉन्ड बनाएगा हर एक फ्लोरीन, तो हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना लेगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो सेंटर एटम है उसका क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था और उसके बाद में क्या करें 1 2 3 4 और बना यानी कि इसके पास 8 + 4 कितना 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये एक्सपांडेड ऑक्टेट का कंडीशन हो जाएगा। लिविस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके पास कितने बॉन्ड पर हो जाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड पर हो जाएगा उसके पास। और लोन पर कितने हो जाएगा मेरे पास, एक फ्लोरीन के ऊपर मेरे पास कितने लोन पर हो जाता है, 3 लोन पर हो जाता है। तो 4 फ्लोरीन 4 3 12 और इसके पास भी 2 है, तो 12 + 2 मेरे पास 14 लोन पर इसके पास मेरे पास हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन XeF6 के अंदर अगर मैं देख लूँ तो जेनॉन जो है वो 18 ग्रुप का तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, ठीक है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया और जो फ्लोरीन जो है साइड में उसके कितने हो जाता है मेरे पास 17 ग्रुप का तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ जो साइड वाला बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करे डोमिनेट करे, ये डोमिनेट करे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, सारे क्या कर देंगे एक बॉन्ड बना लेंगे। और जो सेंट्रल एटम के पास क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर एटम कितना बॉन्ड बना रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 2 जा 12 तो 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट एक्सपांडेड ऑक्टेट मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मेरे पास कितना है 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है 6 मेरे पास क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर मेरे पास कितना हो जाएगा, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 हो जाएगा, तो फ्लोरीन कितना 6 तो 6 3 जा 18 और एक ये +1 19 तो 19 मेरे पास क्या हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन SF4 वाला। SF4 के अंदर वैसे ही देख लेते हैं 16 ग्रुप का मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले सेंटर एटम जो लेस नंबर पर रहेगा, लेस नंबर में सल्फर है, सल्फर कौन से ग्रुप का 16 ग्रुप का, तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। और फ्लोरीन जो है मेरे पास 17 ग्रुप का तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। हर एक फ्लोरीन क्या बनाएगा एक बॉन्ड मेरे पास बना देगा, तो हर एक फ्लोरीन ने मेरा एक बॉन्ड बना दिया, तो हर फ्लोरीन का मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो जो सेंटर एटम जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये एक्सपांडेड ऑक्टेट का ही कंडीशन है, ठीक है। तो बॉन्ड पर कितना 4 हो गया और लोन पर मेरे पास कितना हो गया, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 है, तो 4 फ्लोरीन है 4 3 जा मेरे पास 12 लोन पर हो जाएगा, 12 मेरे पास लोन पर और एक लोन पर मेरे पास किसके ऊपर सल्फर के ऊपर 12 + 1 13 तो 13 लोन पर हो जाएगा पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन H3PO3। तो मैंने कहा जब भी बोल जाता है जब भी P ब्लॉक और D ब्लॉक के साथ में ऑक्सीजन आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ेगा। तो P ब्लॉक और D ब्लॉक के साथ में ऑक्सीजन आया तो P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी सारे OH और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन मेरे पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड पर देख लूँ तो बॉन्ड पर अपना कितने बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहा है, तो 6 बॉन्ड पर मेरे पास हो जाएगा। फिर अगर मैं लोन पर देख लूँ तो लोन पर यहाँ पर मेरे पास कितने हो जाएगा 4 ही मेरे पास क्या हो जाएगा लोन पर हो जाएंगे, है ना। इतना लोन पर हो जाएगा मेरे पास, 4 लोन पर मेरे पास हो जाएंगे। फिर अगर मैं अगला वाला देख लूँ अगर लिविस, लेकिन ये मेरे पास क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये लिविस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस याद रखना ये H3PO3 का जो अपन ऐसा बनाते हैं कि डबल बॉन्ड करके जब भी P या D ब्लॉक होता है जो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो मेरे पास खाली इसका एक्सेप्शन हो जाता है। H3PO3 में ये लिविस स्ट्रक्चर नहीं होता, लिविस स्ट्रक्चर मेरे पास H3PO3 का ये हो जाता है। याद रखना कैसा हो जाता है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। कितने H3PO3 है ना, H3PO3 है तो P बीच में रख दिया और 3 OH मैंने करके लगा दिया, तो ये मेरे पास असली स्ट्रक्चर हो जाता है किसका H3PO3 का। तो ये वाला चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास H3PO4 के अंदर वैसे ही करोगे। H3PO4 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जब भी P या D से जुड़ा रहेगा तो वो डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर P या D से तो डबल बॉन्ड के अंदर मेरे पास जुड़ गया है। और बाकी मैंने क्या कर दिया OH करके मैंने बना दिया और सबका मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन ये देख लेते। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 16 ग्रुप का तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका भी देख लेते हैं अपन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसका भी है, सेम टू सेम इसका भी है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक और बॉन्ड बना जाता है तो एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। तो सबका मेरे पास क्या है, सब कुछ कंप्लीट है खाली, लेकिन सेंटर एटम का कितना बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 5, सेंटर एटम 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यानी एक्सपांडेड ऑक्टेट का लिविस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपने को समझ गया। अगला देख लेते हैं H3PO3 के अंदर अपने को पता है जब भी P ब्लॉक या फिर D ब्लॉक जब भी ऑक्सीजन के साथ में आएगा तो मेरे पास डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड मेरे पास बना देता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये लिविस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, लिविस स्ट्रक्चर इसका अलग हो जाता है। सेम टू सेम ये वाला एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इसका कुछ और रहेगा, ठीक है। लेकिन लिविस स्ट्रक्चर पूछना है तो लिविस स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा रहेगा, तो ये भी एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। ध्यान से देख लेते हैं। तो लिविस स्ट्रक्चर इसमें कैसे करना है, मेरे पास H3PO3 है ना, तो एक P बना दिया, 2 OH लगा दिया, एक मैंने क्या कर दिया H लगा दिया। अब देख लो सबका मेरे पास स्टेबल है कि नहीं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना रहा है, डुप्लेट
इसका कंप्लीट है, इसका भी सेम टू सेम डुप्लेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 बॉन्ड बना था तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेंटर एटम का देख लेते क्या कंप्लीट है। सेंटर एटम कितना बार बना, 3 बार बना था, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास लोन पर, ऐसे लोन पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी सबका सेंटर एटम मेरे पास, सेंटर एटम का मेरे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और कितने बॉन्ड पर है, कितने लोन पर है, गिन के अपन लिख देंगे। फिर आ जाता है मेरे पास NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, तो मेरा अभी बोल जाता, जब भी मेरे पास जब भी पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक के होते हैं डबल बॉन्ड मेरे पास होता है, तो एन मेरे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड मैंने बना ही दिया। और यहाँ पर क्या O माइनस है, O माइनस, और ऑक्सीजन कितने 16 ग्रुप का, लेकिन 16 ग्रुप का यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन O माइनस हो गया, तो हमें पता नेगेटिव चार्जेस मोस्ट स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से ज़्यादा, तो ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, यानी कि ये एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो खाली एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्टेट का लिखा खाली, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन खाली एक ही बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। समझ गया कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट। तो कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाता है, तो उसका एक कंसेप्ट देख लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कंसेप्ट हो जाता है मेरे पास कि अगर किसी एलिमेंट के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है, तब वो क्या करेगा, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट, वो तो स्टेबल है, तो वो क्या कर लेगा, वो अपना लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा उसको दे देगा, उसको बोल देता है अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो वो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिसको उसको नीड है, ठीक है, जिस एलिमेंट को नीड उसको दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन वाला देख लेता हूँ, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है देख लो, नाइट्रोजन सेंटर एटम है, तो उसको कितना बार बना रहा है, 1 2 3 बार बना रहा है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नाइट्रोजन का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा है, और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन में से उसके पास एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर, अभी लोन पेयर ये किसको दे सकता है, क्या जिसको नीड है उसको दे देगा। तो ऑक्सीजन अपने को पता है क्या हो जाता है मेरे पास, ऑक्सीजन के पास 16 ग्रुप का होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ऑक्सीजन को अपना दे देगा। जब ऐसा दे देगा तो जब भी एरो होता है ना, एरो, ठीक है, तो एरो के जो हेड पे आता है मेरे पास नेगेटिव साइन डालते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का नाम भी पढ़ते हैं, और एरो के टेल के ऊपर क्या पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जो देने वाला होता है ना वो पॉजिटिव फील करता है, अपन भी दान दम करते हैं तो हम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए तो अपन जो देता है वो पॉजिटिव फील करता है, और जो लेता है उसके पास कर्जा आ जाएगा, उधारी आ जाएगी, तो कर्जा उधारी क्या नेगेटिव चीज़ है, तो एरो के हेड के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और एरो के टेल के ऊपर जो दान दम देता है वो पॉजिटिव फील करता है। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, दे रहा है, इसलिए नाइट्रोजन अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करने का, जो एरो का जो टेल हो जाएगा, ठीक है, एरो का जो टेल हो जाएगा, ये दे रहा है नाइट्रोजन, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव फील करेगा, इसके पॉजिटिव आ जाएगा, और ये ले रहा है, इसके ऊपर उधारी आ गई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये नेगेटिव इसके ऊपर कर लेंगे। तो ये समझ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब किसी सेंट्रल एटम के पास में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और उन्हीं 8 में से कोई एक लोन पेयर है, उन्हीं 8 में से लोन पेयर है, ठीक है, अलग से नहीं, 8 प्लस लोन पेयर नहीं बोल रहा मैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस अलग से लोन पेयर नहीं बोल रहा, उसी 8 इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी 8 में से ये 2 क्या 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जैसे एक्ट करे, समझ रहे हो, अलग से लोन पेयर नहीं है, ये वाली चीज़ याद रखना, मैं भी कन्फ्यूज होता था, अलग से लोन पेयर नहीं, उसी 8 में से कोई एक लोन पेयर है, तो वो क्या कर लेगा, जिसको ज़रूरत है अपने साइड वाले को ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे देना, और कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि शेयर करना, ठीक है, शेयर कर लेना, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देख तुझे पेपर आता है, ठीक है, तुझे पूरा पेपर आता है और आधा पेपर तुझे आता है, आधा पेपर मुझे आता है, तो हम क्या कर लेंगे, आधा आधा करके छाप लेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक ही जन पढ़ के आया, दूसरा वाला कुछ पढ़ के ही नहीं आया, तो ये क्या करेगा, बोलता चल बेचारा कुछ पढ़ के नहीं, मैं इसको भी पूरा अपने तरफ से ही दे देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे ही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से दे देता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने तरफ से देते हैं, शेयरिंग होता है कोवैलेंट के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेट के अंदर धर्म होता है, ठीक है, दान होता है, दान यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और शेयरिंग यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, वो हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, लेकिन मैं ही पूरा दे दूँ अपना, ठीक है, मैं ही एफर्ट्स डालूँ, तो उसको बोल देते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों तरफ से एफर्ट्स आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए जीवन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन